Greetings everyone, my name is KS Deepak and on behalf of Sheila Ayers, I welcome you all in today's news analysis. Today we will be seeing those articles which were there in the Hindu's Delhi edition. So ये कौन से articles हैं? The first article is on CBI. तो यहाँ पर देखेंगे कि CBI के क्या क्या powers हैं, CBI में क्या क्या allegations लगाए जाते हैं, CBI के negative aspects, CBI के positive aspects, all these things we'll be seeing in the first article. The second article is on HIV. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि HIV क्या है, कैसे स्प्रेड करता है, क्या क्या है प्रिवेंशन टैक्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवर द ईयर्स क्या क्या मेजर्स लिए हैं टू प्रिवेंट HIV. ऑल दिस वुड बी द सेकेंड वन. द थर्ड वन इज रिलेटेड टू ब्लू इकोनॉमी. तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्लू इकोनॉमी है वो क्या है. यहाँ पर एक और आर्टिकल का जिक्र है, दैट इज UN क्लॉज. तो ये जो UN क्लॉज है, ये जो कन्वेंशन है, ये क्या है. ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन व्हाट, इन थर्ड. The fourth one we will be studying about AK-203. यहाँ पर let me again cautiously tell you about this. AK-203 का जो aspects है, उसकी जो specifications है, that is not important from UPSC's perspective. So we will be restricting ourselves to the basic aspects of AK-203 as well as ये जो है ये इंडिजनाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट है. तो इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडियन डिफेंस, उस पर भी हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि क्यों ज़रूरत है, क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं ओवर दिस ईयर्स. सो ऑल दिस थिंग्स इन द फोर्थ वन. द फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू MPC, जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. सो यहाँ पर बात करेंगे MPC के क्या क्या पावर्स हैं, कैसे वो फॉर्म हुआ, ओवर द ईयर्स क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, क्यों ज़रूरत है, क्या क्या और आगे करने की ज़रूरत है. ऑल दिस थिंग्स we'll be seeing in our fifth article. So let's start with our first one, that is on CBI. So जैसे मैंने कहा, CBI पे काफ़ी बार एलिगेशंस लगाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, पर वो जो एलिगेशंस है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव. हमें जो CBI है उसके बेसिक एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है. सो विद दैट लेट्स सी कि क्या क्या है CBI के बेसिक एस्पेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज इट इज़ द प्रीमियर Investigation Policy Agency. It is an investigation policy agency of India. As well as ये क्या करता है, ये assistance provide करता है किन्हें, CVC को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, as well as लोकपाल. अब हमने वन ऑफ द आर्टिकल्स में हमने काफ़ी डिटेल में हम बात कर चुके हैं CVC पर. तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो CVC है उनके पास पावर्स है कि करप्शंस के जो भी केस है उस पर कंप्लेंट्स ले, पर उनके पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स नहीं है. ये जो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स है ये किसके पास है, ये है CBI के पास. तो वहाँ पे हमने एक क्रिटिसिज्म में हमने कहा था कि CVC के पास डायरेक्टली जो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स नहीं है. सो हु इज द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, CBI. एज वेल एज लोकपाल का भी सेम सीन है. देन थर्ड वन, इट इज़ द नोडल पॉलिस एजेंसी. और ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ये जो इंटरपोल है, इंटरपोल के साथ इंटरेक्ट करता है. इंटरपोल में जो भी क्रिमिनल्स हैं उसमें डील करने के लिए, उन्हें कैच करने के लिए कौन इंटरेक्ट करता है, CBI. एज वेल एज द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी. अब यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है, स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब वो बॉडीज जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने हो. आपको पता होगा कि एक बिल आता है, बिल के बाद वो राज्यसभा या लोकसभा में जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में आता है जो पार्लियामेंट है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन इट बिकम्स एन एक्ट, राइट. सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के बाद जो भी एक्ट बनते हैं, उससे जो भी बॉडीज बनते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टैट्यूटरी बॉडीज. एज वेल एज वी आर ऑल्सो हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज हैं जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है. सो विद दैट बी रिमेंबर्ड दैट CBI इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. एंड इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसके बेसिस पे है, ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो कि 1946 में आया, इसके बेसिस पर इसका शिलान्यास हुआ है. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ CBI. देन लेट्स सी कि CBI कैसे इवॉल्व हुआ है. सो द फर्स्ट थिंग, इन 1941 में जब वार हो रहा था, उसके बीच में देयर वाज अ रिक्वायरमेंट, एक ज़रूरत महसूस हुई क्या, कि जो भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं ऑन ब्राइबरी, करप्शन के ऊपर, घूसखोरी के ऊपर जो भी एलिगेशंस है उसे ध्यान में रखकर देयर वाज एन एस्टैब्लिशमेंट. क्या एस्टैब्लिशमेंट का नाम क्या था, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट. ये फॉर्म हुआ जो कि लेटेस्ट स्टेज में क्या बनता है, CBI. देन क्या हुआ, इन 1946 ये जो एस्टैब्लिशमेंट है इसे और ज़्यादा शक्ति प्रोवाइड किया गया, इसे जो बेसिक फॉर्मलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया. एंड क्यों, उसकी जो मैंडेट है ये भी बढ़ाई दी गई. जो पहले सिर्फ और सिर्फ करप्शन इन वार रिलेटेड प्रोसीजर्स में, प्रोक्योरमेंट्स में डिस्कस किया जाता था, अभी उसका जो मैंडेट है वो बढ़ाकर
करप्शन इन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे बढ़ा दिया गया। एंड दिस वाज डन बाय व्हाट? बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। एंड जैसे आपने पहले स्लाइड में देखा, इट इज द पावर जो कि क्या फॉर्म करवाता है सीबीआई को, दैट इज द दिल्ली स्पेशल पावर्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसका जिक्र हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देन क्या हुआ? 1962-1964 में जो संतनम कमिटी था ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया, उन्होंने पर्टिकुलरली रिकमेंड किया क्या, जो एस्टैब्लिशमेंट है एसपीई जो है उनका फॉर्मेशन, उसे हटाकर हमें क्या फॉर्म करना चाहिए? हमें सीबीआई फॉर्म करना चाहिए। तो एसपीई इज द बेसिक, इज द रूट ऑफ सीबीआई। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी कि क्या क्या केसेस देखते हैं, क्या क्या है इसके मैंडेट्स, इसमें कौन से केसेस वो कवर करते हैं। फर्स्ट वन, एंटी करप्शन। इट्स क्लियर, इट्स क्वाइट एविडेंट, जो भी करप्शन की जो केसेस हैं वो कवर करते हैं। सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक क्राइम्स। इकोनॉमिक क्राइम्स मतलब फॉर एग्जांपल बैंक फ्रॉड्स, बैंक रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं वो कंसिडर करते हैं। एज वेल एज साइबर क्राइम्स, ये भी वो कौन करते हैं? सीबीआई कवर करता है। एज वेल एज स्पेशल क्राइम्स। स्पेशल क्राइम्स में क्या हो गया? स्पेशल क्राइम्स में आ जाते हैं आपके टेररिज्म या बॉम्ब ब्लास्ट या ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ों में कौन आता है? या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ों में कौन काम करता है? सीबीआई काम करता है, जो कि स्पेशल क्राइम्स। और ये सब के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक विंग, सीबीआई के अंदर ही स्पेशलाइज्ड विंग है जो कि पर्टिकुलर क्राइम्स पे डील करता है। देन वी आर हैविंग व्हाट? सुओ मोटो केसेस। अब सुओ मोटो केसेस क्या है? सुओ मोटो केसेस मतलब जो केसेस वो खुद से उठा सकते हैं, जो केसेस वो खुद से ले सकते हैं। अब सीबीआई कौन से केसेस खुद से ले सकते हैं? इट को टेक दोज केसेस जो कि कहां पर है? यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर जो भी केसेस हैं कौन उठा सकता है खुद से? सीबीआई उठा सकता है। एज वेल एज इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है सीबीआई को टू टेक ए स्पेसिफिक केस, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी डायरेक्ट कर सकता है किसे? सीबीआई को। सो सीबीआई क्या खुद से उठा सकता है? यूनियन टेरिटरीज की जो केसेस, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं सीबीआई को कोई एक स्पेसिफिक केस उठाने के लिए। सो दैट इज द बेसिक ऑफ द केसेस दैट इज सीबीआई हैंडल्स। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी कि क्या क्या है क्रिटिसिज्म, क्या क्या इश्यूज हैं, सीबीआई के ऊपर इतना कीचड़ क्यों उछाला जाता है। लेट्स सी द फर्स्ट वन बीइंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। काफ़ी बार ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सेंटर में है, उसके कहने पर वो क्या करता है? वो हैरास करते हैं अपोजिशन पार्टीज़ को। सीबीआई भी आता है उसमें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आता है। सो इसीलिए क्या कहते हैं इसे कहते हैं केज पैरेट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस। ये जो मास्टर है कौन है? द पॉलिटिकल पार्टी, द पार्टी इन पावर, पार्टी इन पावर। सेकेंड क्या है चैलेंज? डिलेड इन्वेस्टिगेशन। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये डिले कर देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन है वो डिले कर देते हैं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अलग होता है, जो जस्टिस है वो अच्छे से नहीं मिल पाता है, राइट? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देन लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल केसेस जहाँ पे पॉलिटिशियंस के मामले हो या हाई प्रोफाइल जो पर्सन हो वहाँ पर मिस हैंडलिंग का, मिस मैनेजमेंट का एलिगेशंस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोफोर स्कैंडल था। देन देर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्यों? क्योंकि सीबीआई जो है इट इज एक्सेम्प्टेड, ये बाहर है किससे? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई के जो मैंडेट है उससे कौन बाहर है? सीबीआई बाहर है। एज वेल एज देर इज व्हाट? देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स। ये जो मिसमैनेजमेंट का जो हम बात कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी का या डिलेड इन्वेस्टिगेशन, ये क्यों होता है? क्योंकि इनके पास वर्कफोर्स नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, लोग होने से भी इनके पास एक्सपर्ट्स नहीं है। सो ये दैट इज वन ऑफ द इश्यूज जिसकी वजह से क्या होता है? मिसमैनेजमेंट होता है। एज वेल एज जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें डिले होता है। एज वेल एज लिमिटेड पावर्स हैं, जैसे हमने बात किया कि यहाँ पर क्या है? द पावर्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन आर सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आपने काफ़ी बार न्यूज़ में आप देख चुके होंगे कि जो फॉर एग्जांपल रिसेंटली हम लोग ने ये इशू सुना था कि जहाँ पर वेस्ट बंगाल ने ये जो इन्वेस्टिगेशन के जो पावर्स हैं वो ले लिए थे, वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे सीबीआई को, वहाँ पर आके इन्वेस्टिगेट करने का पावर्स नहीं दे रहे थे। सो दैट टाइप ऑफ इश्यूज कम्स। सीबीआई के जो पावर्स हैं स्टेट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, दैट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वो कंसेंट से कभी भी हट सकता है, इस वजह से पावर्स लिमिटेड है। देन वी आर हैविंग व्हाट? वी आर हैविंग रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू। क्यों रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज हैं,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना मनमानी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना मनमानी कर सकता है, और पॉलिटिशियंस तो है ही। तो इस वजह से सीबीआई जो है, सीबीआई बीच में फंस जाता है। सीबीआई इज बली का बकरा इन दिस गैम्बल। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी कि क्या क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म्स क्या क्या ला सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज टू डीलिंक what CBI from what? From the administrative control of the government। जब तक गवर्नमेंट का एक हाथ रहेगा, सीबीआई जो है वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई डीलिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, प्रोवाइड व्हाट? प्रोवाइड स्टैट्यूटरी स्टेटस। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, सीबीआई जो है स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, उसका जो पावर्स है वो दिल्ली स्पेशल पावर्स पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो कि 1946 में है, तो उसके बेसिस पर है। तो यहाँ पर हमें स्टैट्यूटरी पावर्स जो है, स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो देना है। थर्ड, इन द 24th रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, कौन सी कमेटी थी ये? ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस। उन्होंने पर्टिकुलरली कुछ मेजर्स सजेस्ट किए हैं। कौन से मेजर्स? द फर्स्ट वन बीइंग स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन रिसोर्स। जैसे हमने बात किया, यहाँ पर वी आर हैविंग अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स। ये जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स है, इसे शॉर्टलिस्ट करने के लिए, इसे रेक्टिफाई करने के लिए वी नीड व्हाट? वी नीड टू स्ट्रेंथन ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकेंड, बेटर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल फॉरेंसिक्स है, अभी भी इतने साल होने के बाद भी अभी भी पुलिस कैसे फॉर्म करता है? पुलिस हैव दिस टॉर्चर मेथड, डंडे मारती है। बट वी कुड ऑल्सो हैव व्हाट? वी कुड ऑल्सो सॉल्व केसेस बाय फॉरेंसिक्स। तो ये जो फॉरेंसिक्स है, इस पर क्या चाहिए? इस पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। काफ़ी सारे रिसर्च फैसिलिटीज़ है जो कि आना ज़रूरत है, वहाँ पर एक्सपर्ट्स होना ज़रूरत है। सो ये दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जो कि ये सेकेंड पॉइंट कह रहा है। थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उसे लाने के लिए, R&D जो है, रिसर्च है, उसे डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। सो पैसा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एज वेल एज मोर पावर्स टू सीबीआई। जैसे हमने देखा, स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना चाहिए तो एम्प्लॉयज़ को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर पावर्स ज़्यादा देने की ज़रूरत है, सीबीआई को पावर्स ज़्यादा चाहिए। एज वेल एज अ सेपरेट एनैक्टमेंट शुड बी देयर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट। ये एक्ट की तरह एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देने की जरूरत किससे है? सीबीआई को। देन कुछ रिकमेंडेशंस एलपी सिंह कमेटी ने भी दिया था, वहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली क्या कहा था कि वी शुड हैव व्हाट? कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेशन टू रिमूव द डिफिशियंसीज ऑफ नॉट हैविंग ए सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि एक लेजिस्लेशन चाहिए, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस चाहिए, जहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इट इज़ द नॉडल पुलिस एजेंसी। तो इनके लिए एक कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए। इट शुड हैव अ स्टैट्यूटरी स्टेटस एज वेल एज। सेकेंड जो ARC है, ARC इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। उन्होंने भी पर्टिकुलरली कहा है कि वी शुड नीड अ न्यू लॉ, एक नया कानून का ज़रूरत है जो कि क्या करेगा? जो कि सीबीआई का जो है एक स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करेगा, सीबीआई को बेस प्रोवाइड करेगा, सीबीआई का जो पावर्स है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। सो दीज आर द रिफॉर्म्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया wants to do, have to do. It's not as a question of one, but they should do this. Then only we could celebrate our independence, right? अगर ऐसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है जिनके पास पावर्स ही नहीं है, ऐसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होने का मतलब ही नहीं। So we should have this reforms. With that understanding, let's see the second article which is on HIV. So यहाँ पर भी काफ़ी सारे हैं डिबेट्स कि HIV के जो शॉर्टेजेस हैं, हमें शॉर्टेजेस पर नहीं जाना है। what we need to understand is the basics of HIV. So HIV के जो बेसिक्स हैं, what is HIV, कैसे उसे क्योर कर जाते हैं, उसकी क्या क्या है ट्रीटमेंट्स, द एस्पेक्ट ऑफ ART, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिया है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस इन व्हाट? इन द 27 जुलाई वीडियो। जैसे आप देख रहे हैं दिस स्लाइड, जहां पर जो फर्स्ट 8 केस से लेकर जो नैको जो है, नैको के क्या क्या फेजेस हैं, नैको होता क्या है, नैको का क्या मैंडेट है, कैसे ओवर द ईयर्स एक एक फेज जो है वो डेवलप हुआ है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस इन द 27 जुलाई वीडियो। प्लीज रेफर टू द वीडियो, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। विद दैट लेट्स सी द ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट। ये जो आर्टिकल है दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट ब्लू इकोनॉमी। तो यहाँ पर बात करेंगे ये जो ब्लू इकोनॉमी है वो क्या है, एज वेल एज UN क्लॉज। UN क्लॉज इसका जिक्र जो आर्टिकल में है ये क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट विद UN क्लॉज। अब UN क्लॉज क्या है? UN क्लॉज इज एन एब्रिविएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसे हम लोग क्या भी कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ द सी ट्रीटी। और ये कब
साइनिंग के लिए खुला था? इट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1982 और ये एनेक्ट कब हुआ था? 1994 में। और क्या इंडिया मेंबर है यूएन क्लोज का? यस, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ यूएन क्लोज एज वेल एज इंडिया मेंबर ही नहीं, इंडिया हैज आल्सो रैटिफाइड इट, इट हैज आल्सो रैटिफाइड यूएन क्लोज। यहाँ पर ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर व्हाट? फॉर द यूज ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियंस एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज। जो मैराइन रिसोर्सेज है ये एज वेल एज जो ओशंस है उन्हें कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पर किसकी सोवरेंटी है, जो भी इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए कौन है? वी आर हैविंग यूएन क्लॉज, द लॉ ऑफ द सीज। विद दैट लेट्स सी द एस्पेक्ट ऑफ हाई सी, जिसका जिक्र आर्टिकल में भी है। तो ये हाई सी क्या है? इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो यूएन क्लॉज है, यूएन क्लॉज के बेसिस पर जो वाटर्स हैं, जो भी ओशन है, उसे हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। जो 200 नॉटिकल माइल से बाहर है, लैंड से जो 200 नॉटिकल माइल से बाहर है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हाई सीज कहते हैं। उसके अंदर है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके भी अंदर है कॉन्टिगुअस जोन जो कि 24 नॉटिकल माइल से अंदर है। देन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है टेरिटोरियल सी, और इसके भी अंदर आता है क्या? इसके अंदर आता है इंटरनल वाटर्स, इंटरनल वाटर। सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज के बेसिस पे जो डिवीजन है। यहाँ पर जो हाई सीज है, हाई सीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन है, दैट इज व्हाट? दैट इज हाई सी, एज वेल एज 95% ऑफ द अर्थ दिस ऑक्यूपाइड हैबिटेट इज इन व्हाट? इन हाई सीज, एज वेल एज यहाँ पर जो हाई सीज में less than 1% ऑफ इट इज प्रोटेक्टेड। अब लेट्स सी कि यूएन क्लॉज जो है, यूएन क्लॉज में अगर आप खोल के देखोगे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर सेवरल आर्टिकल्स है जो कि मेंशन करता है पर्टिकुलरली हाई सीज का किसका सोवरेंटी है, क्या कैसे कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स। सो वहाँ पर उतने डिटेल में जाना अपने लिए ज़रूरत नहीं है। सो आई हैव डन द वर्क फॉर यू गाइस। सो यूएन क्लॉज के हिसाब से व्हाट इज द So the first thing is that the high seas are open to all states, सब states के लिए खुला है, whether it's an coastal state, for example इंडिया जैसे states हो या नेपाल जैसे states जहाँ पर जो कि है landlocked, so हर state के लिए that is open क्या? high seas। Second thing, the high seas shall be reserved for peaceful purposes, वहाँ पर कोई भी military infrastructure जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, ऑल मैनकाइंड के लिए ये हेरिटेज है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्टेट यहाँ पे कोई ट्राई नहीं करना चाहिए क्या? कि वो सोवरेन बना सके। वहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के, सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसे हम लोग यूज़ करेंगे। अदरवाइज फाइटिंग के लिए हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे, मिलिट्री पर्पस के लिए हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज समथिंग विच इज़ रिटन इन यूएन क्लॉज। विद दैट लेट्स मूव टू ब्लू इकोनॉमी। ये जो ब्लू इकोनॉमी है ये क्या है? सो टू अंडरस्टैंड ब्लू इकोनॉमी यू शुड अंडरस्टैंड ऑल द इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ ओशन, दैट इज ब्लू इकोनॉमी। जहां पर आपका बात आ जाता है ईस्ट एशियन जो सीज है, वहां पर इट्स एन होम फॉर 35% ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स। यहाँ पर सी ग्रासेस भी या कोरल रीफ्स जो हैं वो भी यहाँ पर है। कहाँ पर? ब्लू इकोनॉमी में। देयर इज ऑल्सो फूड, 15% of the animal proteins comes from here, 80% of the global aquaculture is from here। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन की, तो 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो शिपिंग के थ्रू होता है। देयर इज ऑल्सो टूरिज्म। सो ये सब चीज़ जो है, ये सब दीज आर पार्ट्स ऑफ व्हाट? दीज आर पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। सो ये सब किस में आते हैं? ब्लू इकोनॉमी में आते हैं। विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लू इकोनॉमी लेट्स नाउ सी मिनरल्स। अब मिनरल्स जो है डिस्कशन ये क्यों ज़रूरत है वो आप लेटर स्टेजेस में समझेंगे, बट एज फार एज दिस स्लाइड इज कंसर्न यू शुड अंडरस्टैंड दैट मिनरल्स आर ऑफ 2 काइंड्स। देयर आर मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स में अपने पास है फेरस रिलेटेड मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन है, मैंगनीज है, whereas there are also non ferrous minerals, for example कॉपर है, बॉक्साइट है। एंड नॉन मेटालिक में फिर 2 डिविजन है, एक डिवीजन है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूल मिनरल्स, एंड अदर नॉन मेटालिक्स आर देयर, फॉर एग्जांपल मिका इज देयर, लाइमस्टोन इज देयर, ग्राफाइट इज देयर। अब ये सब मिनरल्स के जो डिस्कशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। इंडियन ओशन एज वेल एज जितने भी ओशन है वहाँ पर वी आर हैविंग 3 काइंड्स ऑफ मिनरल्स बेसिकली। देयर इज polymetallic nodules, there are cobalt rich ferromagnesic crust and polymetallic sulfides. These are some of the minerals that is found in the ocean region. Indian Ocean में particularly we are having what? We are having polymetallic nodules. अब ये polymetallic nodules क्या है? These are kind of nodules, ये काले पत्थर की तरह सी बेड पर होते हैं। These are kind of nodules.
काले काले पत्थर होते हैं छोटे छोटे, जो कि सी बेड में फैले हुए होते हैं। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है उसमें क्या होता है, उसमें वी आर हैविंग मैंगनीज। मैंगनीज का एक हाई अमाउंट रहता है, मैंगनीज के साथ साथ निकल भी रहता है, उसमें कॉपर भी रहता है एंड कोबाल भी रहता है। सो अगर हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट कर पाए इस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को, सो अपनी जो मिनरल्स की जो संख्या है वो हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मिनरल्स जो है उससे हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। विद दैट जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है उसका और इंडिया का रिलेशन देखते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, India was the first country, it was the first country to have what? To have received the status of pioneer investor in 1987 and was allocated what? Allocated the exclusive area. Now you should remember the UN clause. Exclusive area जो था वो कहाँ था? कहाँ पर exclusive area? In the Central Indian Ocean Basin. By whom? By UN. For what? For utilization and exploration of what? Nodules. ये जो nodules का बात किया जा रहा है ये क्या है? These are polymetallic nodules, polymetallic nodules. Then second aspect is that India has also signed a 15-year contract for what? For exploration of polymetallic nodules with what? International Seabed Authority के साथ, जो कि 2002 में हुआ था ये 15 साल का signature contract. In 2016 it was also extended. ये जो है ये फिर extend हुआ कब तक? 2022 तक। एंड इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी एजेंसी है, कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर? पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब यहाँ पर बात करते हैं द एस्पेक्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स। जितने भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं या जितने भी दूसरे एस्पेक्ट्स हैं ब्लू इकोनॉमी के, उससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उससे यूटिलाइज करने के लिए, उससे हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए क्या है? वी आर हैविंग वेरियस इनिशिएटिव्स। कौन से इनिशिएटिव्स हैं? There is the Deep Ocean Mission. There is the India-Norway Task Force on Blue Economy for Sustainable Development. There is the Sagarmala Project, जहाँ पर इंडिया के जितने भी कोस्ट हैं, वहाँ पर जितने भी पोर्ट्स हैं, उसके डेवलपमेंट, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। As well as we are having what? We are having OSMART. OSMART is an abbreviation of what? Ocean, Services, Technology, Observation, Resources Modeling and Science. As well as what we are having? We are having Integrated Coastal Zone Management. These are some of the initiatives which are having to what? To explore blue economy. यहाँ पर जो जिक्र करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, that is on Deep Ocean Mission. So देखते हैं कि जो Deep Ocean Mission है वो क्या है। So Deep Ocean Mission जो है वो Ministry of Earth Science के अंदर है। Particularly Deep Ocean Mission में we are having what? हम लोग बना रहे हैं समुद्रयान। समुद्रयान क्या है? एक काइंड ऑफ सबमर्सिबल व्हीकल है जो कि सी बेड तक जाकर एक्सप्लोर करता है, टॉर्च मारकर वो एक्सप्लोर करता है कि जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है वो है कि नहीं, उसमें क्या क्या और चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे क्या है, स्टडी करते हैं वहाँ की ज्योग्राफी का, दिस ऑल थिंग्स। इट इज़ व्हाट? इट कैन कैरी अप टू 3 पर्सन एंड दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ए रियलिटी बाय 2021-22। एंड कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन अंडरटेक कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि जो समुद्रयान है उसमें कौन है जो कि अंडरटेक कर रही है प्रोजेक्ट। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन देयर इन यूपीएससी। विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स सी द बेसिक्स ऑफ डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन का बेसिक्स देखते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग, जैसे मैंने कहा जो डीप ओशन मिशन है वो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। इन 2021 में जो है कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था। देन इट विल बी ए मिशन मोड प्रोजेक्ट, किसे एक्सप्लोर करने के लिए? ब्लू इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे हमने देखा। एज वेल एज जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज है इन सच मिशन, डीप ओशन की जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसमें किस किस कंट्री के पास एक्सपर्टीज हासिल है? ओनली 5 कंट्रीज। कौन कौन से ये 5 कंट्रीज? यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। अगर इंडिया हासिल कर पाता है तो इंडिया वुड बी दी 6th country to do so. So you can imagine the pride that is associated with this deep ocean project. प्राइड ही नहीं, जो भी आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करोगे दैट वुड बी यूजफुल फॉर मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी के लिए वो यूजफुल होगा, नॉट ओनली फॉर इंडियंस बट फॉर मैनकाइंड। सो इसकी जो सिग्निफिकेंस है दैट इज ह्यूज। विद दैट लेट्स नाउ सी द कंपोनेंट्स ऑफ डीप ओशन मिशन। द फर्स्ट कंपोनेंट इज डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन सबमर्सिबल्स। जो हम लोग ने देखा जो समुद्रयान है, समुद्रयान इज हियर। सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। ओशन में जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटीज है उस पर स्टडी करने के लिए अनदर कंपोनेंट इज है। थर्ड कंपोनेंट इज टेक्नोलॉजी इनोवेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन। जो व्हीकल्स है जो कि एक्सप्लोर करेगा सी बेड को, उस पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। देन वी आर हैविंग द डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, सर्वे करने के लिए भी है।
वी आर ऑल्सो हैविंग द एनर्जी फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन। अब ये कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? देयर इज ए स्पेसिफिक ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, जिसे हम लोग कहते हैं OTEC। ये जो OTEC है उसे एक्सप्लोर करने के लिए, उसे एक्सप्लोइट करने का बात किया जा रहा है किसे? इन दिस कंपोनेंट ऑफ DOM। एज वेल एज वी आर हैविंग व्हाट? वी आर हैविंग एडवांस्ड मैरीटाइम स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ DOM, दैट इज डीप ओशन मिशन। विद दैट अंडरस्टैंडिंग, नाउ लेट्स सी कि डीप ओशन मिशन से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, इंपैक्ट क्या है एनवायरमेंट पे। तो जैसे मैंने कहा कि जो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं ये सी बेड पर रहते हैं, सी बेड पर पत्थर के तौर पर रहते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए जो शिप है, शिप क्या करते हैं? ये जो क्रॉलर जैसे व्हीकल्स को सी बेड पर चलाता है और वो जो नोड्यूल्स हैं उसे इकट्ठा करता है। बट इस वजह से क्या होता है? इस वजह से नॉइज फॉर्म होता है। ये नॉइज है ये एक्वाटिक लाइफ टाइम जो है, एक्वाटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स है उन्हें डिस्टर्ब करता है। एज वेल एज जब आप सी बेड पर ये क्रॉलर चलाते हो तो जो सी बेड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो खराब हो जाता है। एज वेल एज वी वुड बी रिलीजिंग व्हाट? वी वुड बी रिलीजिंग दिस कलेक्टर प्लूम। ये जो प्लूम है ये भी एनिमल्स के लिए हानिकारक होता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑन व्हाट? ऑन एनवायरमेंट। तो जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं वी शुड सी व्हाट वी आर डूइंग टू द एनवायरमेंट। With that understanding, let's move to our next article which is on AK-203। तो जैसे मैंने पहले भी कहा AK-203 पे जैसे मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया डिस्क्लेमर कि AK-203 जो है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है उस पर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि सिविल सर्विस के माध्यम से हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो। एज फार एज सिविल सर्विस इज कंसर्न, AK-203 के जो बेसिक्स हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसके साथ वो फॉर्म हुआ, क्या है उसका, और जो कि ये पार्ट है किसका? इंडिजिनाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, उस पे हमें यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी द एस्पेक्ट्स ऑफ AK-203। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल्फ रिलायंस के लिए, दैट इज व्हाट? आत्मनिर्भरता, उसके लिए क्या फॉर्म किया था? हैड अ डील, जहां पर 5 लाख AK-203 जो असॉल्ट राइफल्स है वो कहां पर प्रोड्यूस करने का बात था? अमेठी में। देन ये किसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या है? देयर इज अ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर, 2 वेंचर्स जॉइंट हुए हैं एंड इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड एस्पेक्ट, ये जो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड है इसमें कौन से प्लेयर्स हैं? इसमें हैं दी OFB जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसे नाम चेंज कर अभी क्या है? इट्स एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। एज वेल एज देयर इज दिस म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, देयर इज दिस रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट एज वेल एज कंसर्न कलेक्शनिकोव। अब ये जो AK में जो K है दैट इज व्हाट? कलेक्शनिकोव। सो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का जो है जॉइंट वेंचर है दैट इज व्हाट? दैट इज IRRPL। विद दैट इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट? इट रिफ्लेक्ट्स अ पैराडिग्म शिफ्ट। ये शिफ्ट कहाँ से है? शिफ्ट फ्रॉम बाय ग्लोबल टू मेक इन इंडिया। हम लोग पहले क्या करते थे? जो भी ग्लोबली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर काफ़ी फेमस है, ग्लोबल लेवल पर जिसकी एक्सपर्टीज हैं उसे हम लोग खरीदते थे पैसे देकर। इस वजह से क्या है? इंडस्ट्री में, डिफेंस में पर्टिकुलरली वी आर हैविंग 60% इंपोर्ट डिपेंडेंसी। डिफेंस में ये जो डिपेंडेंसी है दैट इज नॉट गुड। इंडिया जो है अभी 75 ईयर्स हो गए उनके इंडिपेंडेंस का, स्टिल वी आर हैविंग 60% ऑफ डिपेंडेंस ऑन डिफेंस। और ये जो डिपेंडेंस है इसे कम करने के लिए क्या चाहिए हमें? मेक इन इंडिया चाहिए, जो कि इनिशिएटिव चलते आ रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं क्या? बाय ग्लोबल से मेक इन इंडिया। विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स सी द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिजिनाइजेशन। नाउ जैसे मैंने कहा AK-203 का जो एग्जांपल है, इट्स अ स्मॉल माइक्रोस्कोस्मल पार्ट ऑफ व्हाट? इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंडियन डिफेंस। तो ये जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंडियन डिफेंस है उस पर हम लोग ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस इन दी 17 अगस्त वीडियो। यहाँ पे मैंने बात किया थी कि इंडिजिनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्टेप्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रहे हैं, अगर नहीं लेते तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, इंडिजिनाइजेशन जो हो रहा है वो इतना स्लो क्यों हो रहा है, स्टिल हम लोग के पास क्यों है, हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कस इन द 17 अगस्त। प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर बिकॉज मेंस के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन UN चीफ। अब यहाँ पर भी UN पर भी, क्योंकि UN काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, जब से ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही साथ UN का भी न्यूज़ आ गया है कि UN रिलेवेंट है कि नहीं, UN होने के बावजूद भी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। सो इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में आज डिस्कस इन दी 4 अगस्त। 4 अगस्त में मैंने डिस्कस किया था कि UN के जो ऑर्गन्स है वो क्या क्या है, जनरल असेंबली क्या काम करता है, सेक्रेटरी काउंसिल क्या है वो क्या है,
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है, सेक्रेटरीट क्या करता है, जो ICJ है दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कैसे डिफरेंशिएट करता है, ICC दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसके जो मैंडेट है वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसका एज ऑफ नाउ क्या स्टेटस है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस। इसके साथ ही साथ जो यूएन के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या वो एडवांटेजेस हैं, क्या क्या है डिसएडवांटेजेस, यूएन होने के बावजूद भी हम लोग क्यों पीस हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, ये सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी क्या यूएन रिलेवेंट है, इस चीज़ पे भाई हम लोग ने काफ़ी डिटेल में वी हैव डिस्कस इन द 4th August THNA। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट इन मीन्स। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टू आवर 6th आर्टिकल विच इज ऑन MPC, जैसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब ये जो MPC है इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में हर साल MPC से और RBI से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दैट इज़ वाई MPC इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। और इसके लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस MPC जो है आई हैड डिस्कस्ड इन वेरी फाइन डिटेल्स। कहाँ पर? 6 अगस्त की जो वीडियो है वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि MPC कैसे फॉर्म हुआ, MPC के क्या क्या हैं इश्यूज, MPC की जो कंपोजिशन है वो क्या है, जो क्योरम है वो क्या है, MPC क्या क्या चीज़ देखता है, क्यों देखता है, ऑल दिस थिंग्स एज वेल एज इसके साथ साथ हम लोग ने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है उस पर भी हम लोग ने बात किया था कि क्या डिफरेंस है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी के कितने टाइप्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी के कितने टाइप्स होते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस। इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन 6 अगस्त। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर, एज आई टोल्ड प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे। तो जैसे आप लोगों को पता है हम लोग हर दिन लास्ट में सेशन के लास्ट में वी आर हैविंग 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं एंड इफ यू आर एबल टू कंटिन्यू दिस क्वेश्चंस जो आपके प्रीलिम्स है वहां पर आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन यूएन क्लॉज जहां पे हम लोग ने काफी डिटेल में वी आर डिस्कस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दैट, सेकंड क्वेश्चन इज ऑन CBI। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशंस जो है इट विल प्रोवाइडेड अलोंग विद द एक्सप्लेनेशंस इन द फॉर्म ऑफ इन PDF इन वीडियोस डिस्क्रिप्शन एज वेल एज जो PPT है जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं that also in the form of a PDF would be in the videos description as well as we will be providing in the Telegram group also. So join our Telegram group too. So I hope that this analysis had been helpful for you guys. We will be working hard for you guys. At the same time, work hard, study hard, and most importantly, stay safe. See you soon.